नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत में हो रहे कुछ बहुत बड़े बदलावों की और ये भी समझेंगे कि इनका पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे क्या कनेक्शन है। देखिए, एक तरफ देश अपने बहुत पुराने बुनियादी कानूनों को बदल रहा है और ठीक उसी समय ग्लोबल स्टेज पर भी जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़ी खबर की। भारत सरकार एक ऐसे कानून को पूरी तरह से बदलने जा रही है जो पिछले 60 सालों से भी ज्यादा से चला आ रहा है। जी हां, 1961 का इनकम टैक्स एक्ट अब बस इतिहास बनने वाला है और 2025 में इसकी जगह एक बिल्कुल नया एक्ट आएगा। मतलब ये कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम का रीबूट है, समझिए। अच्छा, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे देश के बुनियादी कानूनों में हो रहे बदलावों से, फिर देखेंगे कि इसका असर बिजनेस पर कैसे पड़ रहा है, उसके बाद आम लोगों की जिंदगी पर इसके प्रभाव को जानेंगे और आखिर में इस पूरी तस्वीर को दुनिया के हालात के साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, देश के कानूनों का पुनर्लेखन। यहां बात सिर्फ एक दो नियमों की नहीं है, बल्कि एक नए दौर के लिए भारत के पूरे लीगल फ्रेमवर्क को मॉडर्न बनाने की है। तो सवाल उठता है कि इस नए इनकम टैक्स एक्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसके पीछे असल में 3 बड़े मकसद हैं। पहला तो ये कि कानून की भाषा इतनी सिंपल हो जाए कि आम आदमी भी इसे समझ सके। दूसरा, मुकदमों का बोझ कम हो, क्योंकि पुराना कानून इतना उलझा हुआ था कि हजारों केस सालों से कोर्ट में अटके पड़े हैं। और तीसरा, टैक्स असेसमेंट की जो प्रक्रिया है उसे तेज किया जाए। और सुनिए, बात सिर्फ इनकम टैक्स पर ही नहीं रुकती। एक और बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें 169 साल पुराने यानी अंग्रेजों के जमाने के शिपिंग कानून को भी बदल दिया गया है। इससे अंदाजा लगता है कि ये बदलाव कितने बड़े लेवल पर हो रहे हैं। अब इस शिपिंग कानून को समझने के लिए एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, बिल ऑफ लैडिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये इंटरनेशनल ट्रेड की जान है। आसान भाषा में कहें तो ये वो रसीद है जो बताती है कि कौन सा सामान कितनी मात्रा में और कहां भेजा जा रहा है। तो ये नया कानून कर क्या रहा है? देखिए, अब तक जो काम कागजों के मोटे मोटे बंडलों पर होता था ना, उससे अब डिजिटल किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बिल को कानूनी मान्यता मिलने का सीधा मतलब है कि जो काम हफ्तों में होता था वो अब मिनटों में निपट जाएगा। इससे न सिर्फ काम तेज होगा, बल्कि कोई विवाद होने पर उसे सुलझाना भी आसान हो जाएगा और इसका सीधा असर व्यापार करने की लागत और समय पर पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, बिजनेस और बैंक्रप्सी। देखते हैं कि इन कानूनी बदलावों का असर कंपनियों और हमारी इकोनॉमी पर कैसे पड़ रहा है। ये जो लीगल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं है, बल्कि तब के लिए भी हैं जब कोई कंपनी मुश्किल में फंस जाती है। इसीलिए अब सरकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसे आईबीसी कहते हैं, उसमें भी कुछ जरूरी बदलाव कर रही है। मकसद बिल्कुल साफ है। भारत में किसी कंपनी के दिवालिया होने की प्रक्रिया बहुत लंबी और मुश्किल रही है। इन नए बदलावों का जोर इस बात पर है कि समाधान जल्दी से जल्दी निकले, ताकि जो क्रेडिटर्स हैं, जिनका पैसा लगा है, वो सालों साल फंसा ना रहे। और कोशिश ये भी है कि कंपनियां बंद होने की कगार से वापस पटरी पर आ जाएं। ये सब सीधे सीधे भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को सुधारने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। चलिए, अब बड़ी बड़ी कंपनियों और इकोनॉमी की बातों से थोड़ा हटकर देखते हैं कि इसका हम जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। हमारा तीसरा हिस्सा, नागरिक, टैक्स और विरोध प्रदर्शन। सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर है। हुआ यह है कि सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला है, जिससे लाखों छोटे टैक्स पेयर्स को राहत मिली है। जिन लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर गलती से टैक्स नोटिस आ गए थे, उन पर अब कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इससे फालतू के बहुत सारे विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हम सब के लिए एक जरूरी बात भी कही है। टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले पोर्टल पर जो प्री फिल्ड फॉर्म होता है, उसे ध्यान से जरूर चेक कर लें। अगर सैलरी, टीडीएस या बैंक इंटरेस्ट जैसी जानकारी में कोई गलती दिखती है तो उसे ठीक कर लें, नहीं तो बाद में पेनल्टी लग सकती है। तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इन सब के बीच देश में एक और बड़ी हलचल चल रही है। किसान यूनियनों ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और उनकी एक ही मुख्य मांग है, एमएसपी पर कानूनी गारंटी। सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। अब बात करते हैं पर्यावरण की।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। दिल्ली एनसीआर में जो एयर पोल्यूशन है उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहा है। ये बहुत बड़ी बात है और साथ ही राज्यों को पराली जलाने पर लगे बैन को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। चलिए अब अपने डिस्कशन को और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इन सब चीजों के बीच इंटरनेशनल स्टेज पर भारत कहाँ खड़ा है। हमारा आखिरी हिस्सा, डिफेंस और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत अब देश में ही पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। इसके पीछे 3 बड़े मकसद हैं। पहला, इंडियन ओशन में अपनी नेवी को और मजबूत करना। दूसरा, हथियारों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम करना। और तीसरा, देश में ही हजारों नई नौकरियां बनाना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ये सब तब कर रहा है जब पूरी दुनिया में टेंशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अपनी घरेलू तैयारी और दुनिया की इस अस्थिरता के बीच एक सीधा कनेक्शन है। जरा दुनिया के कुछ हॉट स्पॉट्स पर नजर डालते हैं। एक तरफ इजराइल गाजा में हमले नहीं रुक रहे और लेबनान के साथ भी तनाव बढ़ गया है। दूसरी तरफ यूके ने रूस को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर उसने हवाई सीमा का उल्लंघन किया तो नाटो से सीधा टकराव हो सकता है। और यूरोप में भी इटली के पोर्ट्स पर प्रदर्शनों से ट्रेड पर असर पड़ रहा है। मतलब माहौल काफी गर्म है। इस ग्लोबल टेंशन का एक और बड़ा उदाहरण है यूक्रेन। IMF का अनुमान है कि 2027 तक यूक्रेन को करीब $65 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोचिए, ये कितना बड़ा अमाउंट है और वेस्टर्न देशों पर मदद का दबाव कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ भारत अपने अंदर के सिस्टम को, अपने कानूनों को बदल रहा है, उन्हें अपडेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया भी अपने नियम फिर से लिख रही है। ऐसे में भारत इस बदलती दुनिया में अपना रास्ता कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।